हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा, किससे फटाफट से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। इससे नेक्स्ट जो हमारा सेशन था वो हमने वाइट बोर्ड पे लिया था और हमने स्टार्ट किया था खिलजी वंश। हमने देखा था उसमें कि खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है, 1290 से लेकर 1296 तक। तो हमने 1290 से लेकर 1320 तक क्या रहता है, खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहता है। और हमने जो लास्ट सेशन में किया था वो किया था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में किया था जी? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हालांकि हम जलालुद्दीन खिलजी की जब हमने सेशन लिया था 1 घंटे की हमारी जो सेशन रहा था उसके अंदर हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की भी शुरुआत कर चुके थे। उसी के अंदर हमने देखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, कौन है? जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बचपन का नाम क्या है? अली गुरसास्प है जी। क्या है? अली गुरसास्प है क्या बचपन का नाम? किसके बचपन का नाम की बात कर रहे हैं जी हम? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को, जो जो देख रहा है एक बार फटाफट से हम चेक कर लेते हैं क्या फीडबैक बिल्कुल ओके चल रहा है। हाँ जी, सब कुछ ओके चल रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या दी? सिकंदर ए आजम की उपाधि दी जी। और इसने अपने आप को क्या कहा? दूसरा सिकंदर कहा जी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कार्य शुरू किया जी किसका? दाग प्रथा और हुलिया प्रथा शुरू की थी जी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दाग प्रथा और हुलिया प्रथा शुरू क्यों की? इसके पीछे की अगर रीजन की बात करें तो इसका रीजन क्या रहा? जब अलाउद्दीन खिलजी या कोई भी शासक, कोई भी सुल्तान जब युद्ध करने के लिए सेना को साथ लेके जाता है तो होता क्या है, सामने वाला जो शासक होता है उसके पास भी वही सारे घोड़े होते हैं और वही सारे घोड़े अपने पास होते हैं। तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सा घोड़ा अपना है और कौन सा दुश्मन का है। ऐसे ही सैनिकों के साथ होता है, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक दोनों सेनाओं में हैं तो बड़ी ही समस्या होती है जी, कौन सा सैनिक अपना है कौन पराया है। तो इन सबको दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा और हुलिया प्रथा चलाई जी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था जी? नगद वेतन देना स्टार्ट किया था जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि नगद वेतन देना किसने स्टार्ट किया था जी? नगद वेतन, यानी कि नगद वेतन की अगर बात की जाए, नगद वेतन सेना को देना स्टार्ट किया जी। किसको देना स्टार्ट किया? सेना को। अब इसकी अगर बात की जाए, ये नगद वेतन देना सेना को स्टार्ट क्यों किया, किसके पीछे का रीजन क्या है? इससे पहले सेना की अगर हम बात करें, सेना को क्या दिया जाने लगा था? इक्ता दिया जाने लगा था, यानी कि भूमि का टुकड़ा दिया जाने लगा था। अब भूमि का टुकड़ा जब सेना को दिया जाने लगा तो सैनिक को क्या है? टेंशन रहती है दिन भर कि मुझे खेत में भी जाना है, मुझे वो काम करना है, ये काम करना है, आज मुझे खाद डालनी है, आज मुझे फर्टिलाइजर डालना है, आज हमें पानी देना है। तो टेंशन सेना को बहुत रहती है। जो सैनिक होता है उसको टेंशन रहती है कि भाई तुझे खेती भी करनी है। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि अगर सैनिक अपना सारा का सारा टाइम खेत में बिताएगा, अपनी भूमि को जोतने में लगाएगा, तो अब सैनिक के पास टाइम नहीं बचेगा, सैनिक अपनी देखभाल नहीं कर सकता है और सैनिक टेंशन फ्री नहीं रहेगा। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ये सब कार्य किए, इक्ता प्रथा को बंद कर दिया और नगद वेतन सेना देना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी जी? डाक प्रथा भी स्टार्ट की थी जी। क्या की थी जी? डाक प्रथा। इसको सॉरी प्रथा नहीं, इसको व्यवस्था बोलेंगे हम, डाक व्यवस्था। यानी कि इधर से उधर संदेश जो भेजने की प्रक्रिया थी वो भी स्टार्ट किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। लेकिन इसी की बात करें हम, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जाना जाता है कि डाक प्रथा उसने बड़े प्रभावी तरीके से लागू की थी। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हाँ जी, गयासुद्दीन तुगलक ने बड़े प्रभावी तरीके से लागू किया था। और हमने देखा कि साई ने मंडी का निर्माण किया और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैन्य अभियान। हाँ जी,
तो बात करें हम आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो होगा कहाँ से, गुजरात विजय से। गुजरात विजय के बारे में हमने स्टार्ट किया था कब से, 1296 में गुजरात विजय का पहला अभियान चलता है। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अभियान चलाता है कहाँ पे, गुजरात पे। तो बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने उल्ग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? उल्ग खां एवं नुसरत खां को यहाँ पे गुजरात विजय के लिए भेजा गया। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वाघेला क्या है, क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि गुजरात का शासक कौन है जी? गुजरात का शासक है जी कर्णदेव वाघेला। क्या नाम है गुजरात के शासक का? कर्णदेव वाघेला है जी। और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ, राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी कर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले ली। अब बात कर लेते हैं गुजरात विजय पर जब अलाउद्दीन खिलजी निकला तो हुआ क्या। जो यहाँ का गुजरात का जो शासक था कर्णदेव, ये कर्णदेव क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी से डरकर भाग जाता है और शरण ले लेता है कहां पर जी, देवगिरी के अंदर। कहां पे शरण लेता है? देवगिरी के अंदर शरण लेता है। और बात करें, जब ये कर्णदेव देवगिरी में जाता है तो साथ में किसको लेके जाता है? अपनी पुत्री को लेके जाता है जी। किसको लेके जाता है? अपनी पुत्री को लेके जाता है। पुत्री का नाम क्या है जी? देवल देवी। क्या नाम है पुत्री का नाम? देवल देवी। और एक माता जी है, ओ सॉरी, देवल देवी की माता जी है कौन? कमला देवी। कौन है? कमला देवी है देवल देवी की माता जी। और कर्ण की है धर्मपत्नी। जो यहाँ का गुजरात का कर्ण शासक है, तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की वहां पे एंट्री होती है तो कर्ण पराजित होता है और अलाउद्दीन के डर से क्या कर जाता है जी, ये देवगिरी भाग कर अपनी जान बचाता है। कहां पे भाग जाता है? देवगिरी जाकर अपनी जान बचाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब वहां देवगिरी चला गया, लेकिन अब ये नहीं हुआ कि जैसे ही यहां से कर्ण भागा तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अभियान पूरा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। तो अब आगे होता क्या है, इसी गुजरात अभियान पर व्यापारियों से खरीदा गया एक व्यक्ति को, किससे खरीदा गया? व्यापारियों से एक व्यक्ति को खरीदा गया जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है जी? मलिक काफूर है। मलिक काफूर को किसके द्वारा खरीदा गया था जी? मलिक काफूर को खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, व्यापारियों से खरीदा और 1000 दिनार में खरीदा जी। कितने रुपए में खरीदा? 1000 दिनार में इसको खरीदा गया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट रहता है कि मलिक काफूर को कितने रुपए में खरीदा जी। उस टाइम पे रुपए होते नहीं थे, रुपए की आज कीमत है, तो उस टाइम पे 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। और फिर बात करें हम, इसी मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसको क्या कहा जाता है जी? इसको कहा जाता है हजारी दिनार। क्या कहा जाता है जी इसको? हजारी दिनार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी इसको? हजारी दिनार भी कहा जाता है। 1 मिनट प्यारे बच्चों में थोड़ा सा तो हजारी दिनार के नाम से किसको जाना जाता है जी? हजारी दिनार के नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। अब यहीं पे बात करें हम, नई कहानी क्या बनती है। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है कौन? मोहम्मद शाह मंगोली। कौन है? मोहम्मद शाह मंगोली है जी। अगर सेनापति की बात करें तो कौन है? मोहम्मद शाह मंगोली एक सेनापति है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और इस मोहम्मद शाह मंगोली को यहाँ पे गुजरात में एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम क्या है जी? चिमना बेगम। क्या है? चिमना बेगम है। तो अब बात की जाए मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम। अब मोहम्मद शाह मंगोली चाहता है क्या, ये मोहम्मद शाह मंगोली चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं शादी कर लेता हूं जी। किससे? चिमना बेगम से। क्या करना चाहता है? ये करना चाहता है जी शादी। लेकिन
जैसे ही इसने विचार बनाया शादी करने के लिए, से बात ने आगे बढ़ाई, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक व्यक्ति आ जाता है, और व्यक्ति कौन, कोई और नहीं, वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अब अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी ये चिमना बेगम पसंद आ जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी अब मोहम्मद शाह मंगोली को बोलता है कि सेनापति जी, मुझे इससे शादी करनी है। तो मोहम्मद शाह मंगोली बोलता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे तो मैं शादी करने वाला हूँ, मैंने इसको पसंद किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको धमकाता है कि नहीं, एक नौकर है, तू नौकर की तरह रहो, इतनी औकात नहीं है कि तेरी तू इससे शादी कर ले, इससे शादी करूंगा जी मैं। अब यहाँ पे मोहम्मद शाह मंगोली कुछ कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक छोटा सा सेनापति है, एक कार्यशील है, एक व्यक्ति है किसका, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर काम करता है। अब चिमना बेगम पे डिपेंड करता है कि वो चिमना बेगम क्या करेगी। लेकिन चिमना बेगम ने विचार किया कि ये तो पता नहीं कौन नालायक व्यक्ति है, कोई सैनिक होगा या कोई सेनापति होगा, तो मैं ये कर लेती हूँ, अलाउद्दीन खिलजी से अगर मेरी शादी होगी तो मैं क्या करूंगी, महारानी बन के रहूंगी। लेकिन अब शादी हो जाती है चिमना बेगम की किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी तो हो गई, लेकिन नई समस्या एक पैदा और हो गई। वो क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी शादी करके चिमना बेगम को दिल्ली लेके जाता है, और अगले ही दिन क्या करता है ये, अपनी दूसरी जो शादियां हो रखी हैं दूसरी पत्नियों से जब अलाउद्दीन खिलजी इसको मिलाता है, जैसे ही दूसरी पत्नियों से अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मिलाया, तो ये जो चिमना बेगम थी ये बड़ी आभास होती है, और ये देखती है कि इतनी ज़्यादा इसकी पत्नियां हैं, तो मेरा नंबर तो अगर सबको एक एक दिन दे तो भी मेरा नंबर तो 2 साल 3 साल में आएगा। मैं तो यहाँ पे है ना फंस गई। सोचा ये था कि रानी बन के रहूंगी, लेकिन अब तो मुझे दासी बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा। इतिहासकार हमें बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की जी 70,000 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 70,000 रानियां थी अलाउद्दीन खिलजी की, और उनमें शामिल होगी चिमना बेगम। अब चिमना बेगम अब ये सोचना स्टार्ट कर देती है, काश मैं उसी लड़के से शादी कर लेती, उसी व्यक्ति से। कौन था वो व्यक्ति? मोहम्मद शाह मंगोली। उससे अगर शादी कर लेती तो मैं रानी बन के रहती। या तो उसकी शादी हुई नहीं होगी, अगर हुई होगी तो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 शादी उसकी हुई होगी। तो अब ये चिमना बेगम मोहम्मद शाह मंगोली के बारे में जब सोचना स्टार्ट करती है, तो अब हकीकत का पता चलता है। और चिमना बेगम इसका जब पता लगवाया, तो चिमना बेगम को पता चला कि ये मुख्य सेनापति है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और इसकी तो अभी तक बेचारे की एक भी शादी नहीं हुई है। तो चिमना बेगम को अफसोस होता है कि तूने क्या कर दिया चिमना, तूने कर दी गलती, तूने गलत आदमी से शादी कर ली। तूने तो शादी करनी थी मोहम्मद शाह मंगोली से, रानी बन के रहती तो राज करती। तो अब यहाँ पे चिमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली, तो चिमना बेगम की दोबारा से फीलिंग्स उभर के सामने आती है, किसके लिए? मोहम्मद शाह मंगोली के लिए। अब दोबारा से सारी की सारी फीलिंग्स जाग जाती हैं। तो मोहम्मद शाह मंगोली भी तो इसके बारे में सोचता रहता है। तो एक दिन होता क्या है, इन दोनों की क्या हो जाती है जी, मुलाकात हो जाती है। इन दोनों की क्या होगी, मुलाकात हो जाती है। अब जैसे ही इन दोनों की मुलाकात हुई, तो अब इन दोनों ने मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया। अब ये दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन बीच में दीवार बन के कौन खड़ा हुआ है जी? दीवार बन के खड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। अब ये दोनों चिमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली जब एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, तो अब नई समस्या पैदा ये होती है कि ये बात धीरे धीरे कहाँ पे फैल जाती है, दिल्ली सल्तनत में फैलना स्टार्ट कर देती है। और कहीं ना कहीं से अलाउद्दीन खिलजी को भी इन दोनों पे शक होना जब स्टार्ट हुआ, तो एक दिन यहाँ पे मोहम्मद शाह मंगोली चिमना बेगम को कहता है कि महारानी, अब हमें कुछ दिन के लिए मिलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को हम पे शक हो गया है। तो चिमना बेगम मोहम्मद शाह मंगोली को कुछ वगैरह वगैरह 2 4 डायलॉग पेलती है, कहती है कि बस क्या यही तुम्हारा प्यार था, क्या यही वो था। तो ये सब बातें बोलती हैं, और मोहम्मद शाह मंगोली को अपनी बातों में फंसा लेती है। और अब चिमना बेगम बोलती हैं, क्यों ना आज हम रात को यहाँ से भाग जाएं, अलाउद्दीन खिलजी के जुंगल से आज़ाद हो जाएं। तो अब ये चिमना बेगम ने जब इसको समझाया, तो मोहम्मद शाह मंगोली ने इसको बड़ा समझाया कि नहीं रानी, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो हमें अलाउद्दीन खिलजी छोड़ेगा नहीं। लेकिन चिमना बेगम नहीं मानी। तो लास्ट में मोहम्मद शाह मंगोली ने कहा कि चलो ठीक है जी, हम क्या कर लेते हैं, हम भाग जाते हैं। और रात को जो मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम है, ये क्या करते हैं दोनों, ये दोनों भाग जाते हैं जी कहाँ पे। अब बात ये आती है, रात को ये दोनों भाग जाते हैं, और भाग के शरण कहाँ पे लेंगे। तो अब ये इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन इनको कोई शरण नहीं दे रहा। क्यों शरण नहीं दे रहा? क्योंकि ये कौन है, अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन है जी। कौन है ये?
अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन है। तो अब कहीं पर भी नहीं गए तो अब इनको शरण कौन देगा? इनको शरण मिलेगी जी रणथंभौर के किले के अंदर। कहाँ पे इनको शरण मिलेगी जी? रणथंभौर के किले के अंदर क्या मिलती है? इनको जगह मिलेगी। और रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव। तो हमीर देव के यहाँ पे जाके जब इन्होंने शरण ली तो अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि रणथंभौर में इनको शरण मिली है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव के पास एक खत लिखता है और उसे कहता है कि महाराज, आप मेरे दो दुश्मनों को आपने शरण दी है, उन मेरे दोनों दुश्मनों को क्या करो, आप मेरे पास भेज दो, मुझे सौंप दो उनको, क्योंकि मैं ही उनको सजा देने वाला हूं। तो यहाँ पे जो रणथंभौर का राजा हमीर देव है ये मना कर देता है कि जी नहीं, वो मेरे दोनों मेहमान हैं और मैं मेरे मेहमानों को किसी के हवाले नहीं कर सकता, उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब रणथंभौर के शासक हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी को बोला तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्से में बोला कि अब हमीर देव, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तूने मेरे दुश्मनों को शरण दी है, मेरी बीवी और मेरे बीवी के आशिक को तूने शरण दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अब जो नेक्स्ट अभियान चलेगा वो चलेगा जी रणथंभौर अभियान पे। तो अब हम देखेंगे रणथंभौर अभियान के बारे में। तो अब फटाफट से बढ़ लीजिए रणथंभौर अभियान की तरफ। हाँ जी, ये चल पड़ा अब रणथंभौर अभियान। कब चला जी? 1299 में। क्यों चला था इस सब का कारण पता चल गया है। यहाँ का शासक कौन है, शासक के बारे में हम बात करें तो यहाँ का जो शासक है वो है जी हमीर देव। कौन है यहाँ का शासक? हमीर। एक मिनट प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और जो हम यहाँ पे सीक्वेंस चलवा रहे हैं उन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ सकें। हाँ जी, देखो अब बात बनेगी, अब बिल्कुल हम अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। एक एक चीज को साथ के साथ आप जैसे कि जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ऐसे कि ऐसे साथ के साथ अगर आप नोट बनाते जाओगे तो अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कटेगा। इसलिए मैंने सिर्फ इसको क्या है रणथंभौर विजय ही दिया है। इसका जो सारा मटेरियल पहले से ही लिखा हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है जी। तो अब हम सिर्फ अच्छे से इस पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हमारे सामने ज़्यादा कंटेंट होता है तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम पढ़ें क्या और क्या छोड़ें। ठीक है, तो अब हम रणथंभौर विजय पर चलेंगे। लो जी, जो रणथंभौर अभियान था वो कब चलता है जी? 1299 के अंदर चलता है। क्वेश्चन क्या आता है, रणथंभौर अभियान कब चला? 1299 में चला। रणथंभौर का शासक कौन है? रणथंभौर का शासक है जी हमीर देव। कौन है? हमीर देव क्या है जी? रणथंभौर का शासक है। सबसे पहला क्वेश्चन, रणथंभौर अभियान कब चला? 1299 में। शासक कौन? हमीर देव। अब बात कर लेते हैं जी हुआ क्या। रणथंभौर अगर अभियान की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी एक नाम आता है। किसका आता है? जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है जी। और इस जलालुद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था, इस पे अभियान चलाया था। क्या चलाया था? इस पे एक अभियान चलाया था जी। कौन सा अभियान चलाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने एक अभियान चलाया जी। कब चलाया था? 1292 में चलाया था, लेकिन वो हो गया था असफल। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता को छुपाने के लिए क्या किया था, इस रणथंभौर के किले की तुलना की थी जी जूती के समान। किसके समान की थी? जूती के समान की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं
अब 1299 में जब हमीर देव यहाँ का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी अभियान चलाता है, तो होता क्या है, जो हमीर देव है अपने किले का क्या कर लेता है जी, दरवाजा बंद कर लेता है जी। क्या कर लेता है, अपने किले का दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बड़ी कोशिश करता है और ये दरवाजा खुलाने में क्या हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है। और इसके अलावा सैनिक जैसे ही दीवारों को बांधने की कोशिश करते हैं, तो हमीर देव के सैनिक ऊपर से क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं। और पत्थरों से क्या है, किसी भी पहाड़ी पे चढ़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो रणथंभौर का किला था वो कहाँ पे था, वो पहाड़ी के ऊपर था। और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना एक तो वैसे ही कठिन हो जाता है, अगर ऊपर चढ़े भी और ऊपर से कोई हमें पत्थर मारे तो हमारे लिए क्या हो जाता है, और मुश्किल का काम हो जाता है। तो हमीर देव यहाँ पे जब किले का दरवाजा नहीं खोलता, तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा परेशान हो जाता है जी, अब मैं क्या करूं। अलाउद्दीन खिलजी अब सोचेगा जी मैं क्या करूं, और अब इसके सामने एक ऑफर आएगा। वो ऑफर क्या रहता है, वो ऑफर किसको मिलेगा, अब बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है यहाँ पे रणमल जी। कौन है, रणमल। रणमल कौन था, ये सेनापति था किसका, हमीर देव का। किसका सेनापति है, हमीर देव का। अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि हर जगह कोई ना कोई बिकाऊ होता है, बस क्या होना चाहिए, कीमत लगाने वाला अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा ही यहाँ पे होता है कि कीमत लगाने वाला अच्छा होना चाहिए। और कीमत लगाने वाला कौन है वो देख लीजिए, वो है जी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि जी किसी भी कीमत पर मुझे क्या करना है, इस किले का दरवाजा खुलाना है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, रणपल को लालच देता है और इसको कहता है कि अगर तू किले का दरवाजा खोल देगा, अगर तू किले का दरवाजा खोल देगा तो क्या होगा, मैं अंदर आ जाऊंगा और हमीर देव की क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। और बदले में रणथंभौर के किले का तुझे क्या बना दूंगा, मैं राजा बना दूंगा जी। ये बात किसने बोली, ये बोली अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको, रणमल को। तो रणमल को अब बड़े वाला लालच दिया कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। अब इस लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी क्या करने वाला है, सॉरी, रणमल क्या करेगा, रणमल देगा अलाउद्दीन खिलजी का साथ। और रणमल क्या कर देता है, किले का दरवाजे को खोल देता है। तो किले का दरवाजा किसके द्वारा खोला गया, रणमल के द्वारा खोला गया। अब जैसे ही किले का दरवाजा खुला खोल दिया जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, किले के अंदर एंटर करता है। और किले के अंदर एंटर करते ही क्या कर देता है, हमीर देव की हत्या कर देता है जी। सबसे पहले कार्य इसने क्या किया, हमीर देव की हत्या कर दी जी। और अब इसके बाद दूसरा कार्य क्या करेगा, ये मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम को ढूंढेगा, जिसके लिए इसने ये अभियान चलाया है। दो दुश्मन यहाँ पे ये ढूंढेगा। तो अब दोनों दुश्मनों को ढूंढते हुए ये आगे बढ़ता है। और बात की जाए यहाँ पे किसकी, अलाउद्दीन खिलजी और किसको ढूंढ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम को। अब सबसे पहले जो इसके हाथ लगेगा, वो हाथ कौन लगता है, वो लगता है जी मोहम्मद शाह मंगोली। कौन हाथ लगता है भाई इसके, मोहम्मद शाह मंगोली सबसे पहले हाथ लगा। और मोहम्मद शाह मंगोली को बोलता है कि बोल भाई अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इसकी बड़ी बेइज्जती करता है मोहम्मद शाह मंगोली की, कि भाई तुझे मेरी ही औरत भगाने को मिली, ये वो सारी चीजें इसको मोहम्मद शाह मंगोली को बड़ा बेइज्जत करता है। और लास्ट में मोहम्मद शाह मंगोली एक ही बात बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी, या तो तू मुझे मार दे, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर रणथंभौर पे उसके वंशजों, हमीर देव के वंशजों को मैं बैठा दूंगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अच्छा जी, अब भी तो तेरी इतनी हिम्मत है, जिसने शरण दी वो नहीं रहा और तू अपने मालिक के सामने बोलने की गुस्ताखी करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है जी, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मोहम्मद शाह मंगोली की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और अब आगे बढ़ता है और मिलता है किससे, चिमना बेगम से। किससे मिलता है जी, चिमना बेगम से ये मिलता है। और अब जैसे ही चिमना बेगम से मिला अलाउद्दीन खिलजी, तो चिमना बेगम को दो तीन खरी खोटी सुनाता है। चिमना बेगम लास्ट में एक ही बात बोलती है कि प्यार किया तो डरना क्या। अब चिमना बेगम ने अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बोली, तो अलाउद्दीन खिलजी को आ जाता है गुस्सा, और अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, चिमना बेगम की भी हत्या कर देता है। तो रणथंभौर अभियान चला 1299 में। क्यों चला, क्योंकि मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम को शरण दी थी किसने, हमीर देव ने। हमीर देव की हत्या कैसे होती है, किसके विश्वासघात के कारण हमीर देव पराजित होता है, रणमल के विश्वासघात के कारण हमीर देव पराजित हो जाता है। अगर रणमल
किले का दरवाजा नहीं खोलता तो हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस गेट के अंदर, इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाता और हमीरदेव क्या होता, जीवित होता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि इस जहां में, इस दुनिया में हर व्यक्ति बिकाऊ है, बस क्या होनी चाहिए, कीमत अच्छी होनी चाहिए। और रणमल की इसने कीमत अच्छी लगाई। वो कीमत क्या लगाई कि मैं तुझे बना दूंगा राजा। अब बचता है कौन? अब बचता है जी सिर्फ रणमल। अब रणमल बचेगा और रणमल क्या करता है जी, अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है। किसके पास आता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है और इसको बोलता है कि महाराज आपने मुझे कुछ वादा किया था, अब वो टाइम आ गया है कि आप अपना क्या करो, वादा पूरा करो। अब ये बात सोची जी किसने? रणमल ने। वो सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को कहा रणमल ने। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है रणमल को कि रणमल, तू जब अपने मालिक का नहीं होगा, जब तू अपने मालिक का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं तुझे राजा नहीं बनाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है जी, इस रणमल की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सबसे अच्छी बात थी वो एक ही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की छोड़ो, सबसे लगभग जो मुसलमान थे, लगभग जो भी मुसलमान थे, इन मुसलमानों की एक खास बात थी जी, ये क्या करते थे, विश्वासघातियों को कभी नहीं छोड़ा इन्होंने। जिन्होंने इनके साथ या अपने राजा के साथ विश्वासघात किया तो उसकी क्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी। रणबल ने विश्वासघात किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कहा कि जब तू अपने मालिक का नहीं हो, उसका जो इतने दिनों से तुझे पाल रहा था, तो मेरा क्या होगा। ये कहकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणबल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी जी। क्या ये रणबल की, अलाउद्दीन खिलजी की बात सही थी? अगर आप इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने ये अच्छा किया है या बुरा किया है रणबल के साथ। तो सबके अपने अपने जो पर्सनल व्यू हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि मुझे भी पता चले स्टूडेंट क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए रियल लाइफ में। क्या रणमल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? रणमल को अपने राजा के साथ विश्वासघात करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल की हत्या की, ये अच्छा किया या बुरा किया? क्या रणमल को राजा बनाना चाहिए था? लेकिन मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है ये कहती है कि रणमल को राजा नहीं बनाना चाहिए था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम किया है वो अच्छा किया है। इसको देखकर आने वाले जो व्यक्ति होंगे, आने वाले जो राजा होंगे, वो भी सोचकर इसको लगेंगे कि हाँ, विश्वासघात किया तो हम मारे गए। तो यहां से एक चेंज होता है, एक अध्याय आता है, तो हमें भी पता चलता है कि देखो जी, विश्वासघात हमें नहीं करना चाहिए। आज की बात हो या कल की बात हो, हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस विश्वासघात की सजा हमें कभी न कभी जरूर मिलती है जी। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बयान देखते हैं जी। हाँ जी, अभियान देख लीजिए। अभियान बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही मस्त और बड़ा ही रोमांटिक ये अभियान रहेगा जी। अब इसकी अगर बात की जाए, अभियान कौन सा है जी, अभियान की तरफ देख लीजिए। ये है चित्तौड़ अभियान जी। कौन सा अभियान है? चित्तौड़ अभियान या मेवाड़ अभियान। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था। अभियान कब चला? 28 जनवरी 1303 को अभियान चला। अब बात की जाए यहाँ पे किसके हम बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ अभियान की। कब चला था? 1303 में चला था। यहाँ के राजा रानी कौन थे जी, यहाँ के राजा रानी कौन थे, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ का जो राजा था वो कौन था? वो था जी रतन सिंह। कौन था यहाँ का राजा? राजा रतन सिंह यहाँ का क्या था, राजा था। और इसकी एक धर्म पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था जी? पद्मावती। पद्मावती। अब बात की जाए राजा रतन सिंह और उसकी धर्मपत्नी पद्मावती। अब पद्मावती की अगर हम बात करें, पद्मावती के बारे में हम अच्छे से देखें तो पद्मावती के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इस टाइम पे अगर बात करें, पद्मावत क्या थी? सबसे सुंदर औरत थी जी। इस जहां की सबसे सुंदर औरत थी जी पद्मावती। इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, इस बात का पता चलता है जी अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी योजना बना लेता है कि जी मैं क्या करूंगा जी, अब मैं करूंगा पद्मावती को हासिल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विचार तो बना लिया जी कि मैं क्या करूंगा, पद्मावती को हासिल करूंगा। और इसलिए इसने क्या किया, चित्तौड़ पर अभियान चलाया। कब? 1303 को। लेकिन अब बात यहाँ पे करेंगे, हुआ क्या रियल लाइफ में। अगर बात करें हम, सबसे पहले हम बात करें रियलिटी की, तो जो
चित्तौड़ अभियान था। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है चित्तौड़ अभियान की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो चित्तौड़ अभियान की हमें जानकारी मिलती है जी, वो मिलती है कि कहाँ से, वो मिलती है हमें मलिक मोहम्मद जैसी की एक बुक से। एक बुक है कौन सी, पद्मावती। कौन सी बुक है जी, पद्मावती एक बुक है। और इस पद्मावती बुक से हमें इस चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है। और पद्मावती बुक की अगर हम बात करें चित्तौड़ अभियान की, अगर हम बात करें मेवाड़ अभियान की, तो हमें जानकारी कहां से मिली, पद्मावती बुक से। अब बात करें पद्मावती बुक लिखी किसके द्वारा गई थी, ये लिखी गई थी जी मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा क्या की गई थी, ये बुक लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा ये बुक कब लिखी गई जी, ये लिखी गई थी 1540 के अंदर। कब लिखी गई जी, 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा पद्मावती एक बुक लिखी गई। पद्मावती एक अध्याय लिखा गया जिसका हमें जिक्र मिलता है चित्तौड़ अभियान के बारे में। अब बात की जाए 1540 में दिल्ली का जो सियासत संभाल रहा था वो कौन संभाल रहे थे, वो आ गए थे 1526 में मुगल, लेकिन मुगलों का सफाया किसने कर दिया था, अफगान ने कर दिया था, शेरशाह सूरी ने कर दिया था। तो अब स्टार्ट हो गया था जी सूरी वंश, और सूरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे शेरशाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम था फरीद खान। और शेरशाह सूरी ने ही क्या किया, 1540 में पटना की स्थापना की, जो आज कहां पे है, बिहार की क्या आज राजधानी है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, पटना की स्थापना किसने की जी, पटना की स्थापना की थी जी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था जी, वास्तविक नाम फरीद खान था। ये बात यहां पे सामने आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यह आती है कि पटना की स्थापना इसने की थी, लेकिन पटना का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, पाटलिपुत्र था जी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की जी, उदयन ने की थी जी। उदयन कौन था, मगध वंश पे शासन करने वाला था जी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम एक लॉजिक के साथ क्वेश्चन को अटैच करते चलेंगे तो हमारे माइंड में क्या होगी, एक अच्छे से क्वेश्चन पे पकड़ होगी, जिससे हम क्या कर सकेंगे, हमारे जीएस को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 1540 में जो पद्मावती बुक लिखी गई मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, उससे ही हमें जानकारी मिलती है चित्तौड़ अभियान की। अब कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये क्या कर लेता है जी, आगे बढ़ जाता है और क्या कर लेता है, घेरेबंदी कर देता है जी किसकी, मेवाड़ की। अब मेवाड़ की घेरेबंदी कर दी, लेकिन टाइम लग गया जी 8 माह का। कितना टाइम लग गया, 8 माह तक का यहाँ पे टाइम लग गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो अब आगे की कहानी क्या होगी, 8 माह का जब टाइम लगा, तो 8 माह के टाइम के बाद अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि जी अब कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, कुछ सलो समिति करनी पड़ेगी, कुछ सहमति करनी पड़ेगी, कुछ संधि करनी पड़ेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अब संधि करने का विचार बना लिया। दूसरी तरफ बात करें हम रतन सिंह, रतन सिंह ने अपना दरवाजा बंद किया हुआ था। अब रतन सिंह के अंदर क्या हुआ, किले के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, राशन पानी की कमी होना स्टार्ट हो गया जी। किसकी, राशन पानी यहाँ पे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। अब रतन सिंह को भी चाहिए क्या, खुला दरवाजा। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या चाहिए, राशन चाहिए। राशन कहाँ से आएगा जी, बाहर से आएगा, क्योंकि टाइम कितना लग चुका है, 8 माह का लग चुका है। और अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान, उधर से रतन सिंह भी परेशान। तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पत्र लिखता है कि रतन सिंह, मैं तुझे कुछ नहीं कहने वाला, तू मुझे क्या करवा दे, सिर्फ एक बार पद्मावती के क्या करवा दे, दर्शन करवा दे। मैं दर्शन करके क्या करूंगा, वापस चला जाऊंगा और तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पत्र विवाद होता है, पत्र आते हैं जाते हैं, लेकिन रतन सिंह नहीं मानता। और आखिरी में आकर रतन सिंह को मानना पड़ देता है कि हाँ जी ये ऐसा काम हमें करना पड़ेगा, एक बार दर्शन इसके करवाने पड़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ। अब एक बार दर्शन करवाने के लिए क्या हो जाता है, रतन सिंह तैयार हो जाता है और पद्मावती भी हामी भर देती कि चलो ठीक है महाराज, अपने साम्राज्य के लिए ये काम भी मैं
कर लूंगी। तो अपने साम्राज्य के लिए जब पद्मावती तैयार हो जाती है, जब राजी हो जाती है कि मैं अपने दर्शन अलाउद्दीन खिलजी को करवा दूंगी, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है जी, अलाउद्दीन खिलजी महल के अंदर प्रवेश करता है। और अलाउद्दीन खिलजी एक आईने से और एक पानी के अंदर, क्योंकि एक कमरा होगा, कमरे के ऊपर कौन होगी, पद्मावती होगी, वहां पे एक शीशा लगा होगा सामने वाले कमरे में, और उस शीशे से जो परछाई आएगी, जो बीम पड़ेगा, वो पड़ेगा पानी के अंदर, और पानी के अंदर से दर्शन होते हैं किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ये कभी हम जब व्हाइट बोर्ड पे इसको पढ़ रहे होंगे तब आपको मैं बड़े अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा के, फोटो वगैरह बना के, वहां पे बिल्कुल कमरे शीशा वगैरह बना के बिल्कुल कैमरे पे, उस पे सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो पेन टाइप पे हम इतना इसको ग्रो नहीं कर सकते, पेन टाइप पे हम अच्छे से मॉडिफाई नहीं कर सकते, अच्छे से हम ना ही वो तालाब बना सकते हैं, ना ही वो कमरा बना सकते हैं। तो लेकिन हाँ, हम यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल डाटा पे ही काम करते हैं, ना कि किसी मतलब ऐसे पे। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो फैक्चुअल डाटा ही रहता है, सिर्फ फैक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हुआ, ये हो कारनामे यहाँ पे हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है और दर्शन करता है। वापिस जाते वक्त अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, राणा रतन सिंह को बंदी बना लेता है और अपने साथ दिल्ली ले जाता है। और पद्मावती को पत्र लिखता है कि पद्मावती, अगर आपको राणा रतन सिंह जीवित चाहिए तो तू क्या कर, तू आ जा दिल्ली। अब पद्मावती को ये बात बोलेगी। अब पद्मावती ससमंज में पड़ी हुई है कि असमझ में पड़ी हुई है कि मैं क्या करूं। अगर मैं दिल्ली जाती हूँ तो पद्मावती मेरी खैर नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर नहीं जाती हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को नहीं छोड़ेगा। अब पद्मावती सोचने पे मजबूर, और पद्मावती पत्र लिखती है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है अलाउद्दीन खिलजी, मैं दिल्ली आ जाऊंगी। पत्र में क्या कहा कि ठीक है अलाउद्दीन खिलजी, मैं दिल्ली आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि मेरे साथ आएंगी मेरी 700 दासियां। क्या कंडीशन होगी, मेरे साथ आएंगी मेरी 700 दासियां। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि चलो ठीक है जी, आप आ जाओ। लेकिन इन 700 दासियों की जगह कौन जाता है, 700 सैनिक जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पसंद नहीं आती, और अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, रतन सिंह को मार देता और पद्मावती को वापस पत्र लिखता है कि पद्मावती, तूने मेरे साथ धोखा किया है, लो अपने रतन सिंह को संभालो, मैंने तुम्हारे रतन सिंह का काम सेट कर दिया है। अगर अब तुझ में हिम्मत है तो तू अपने आप को बचा ले, मैं आ रहा हूं, अभी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। पद्मावती को जैसे ही पत्र मिला तो पद्मावती ने विचार कर लिया कि अब तू नहीं बचेगी, अब तू नहीं बचेगी। अलाउद्दीन खिलजी अब वापिस आ रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी क्या कर जाता है जी, किले के अंदर प्रवेश कर जाता है। और पद्मावती क्या करती है, अपनी 700 दासियों के साथ मिलकर क्या करती है, अपनी 700 दासियों के साथ मिलकर क्या कर लेती है जी, ये कर लेती है जौहर। क्या कर लेती है, अपनी 700 दासियों के साथ मिलकर जौहर कर देती है। कौन करती है जी जौहर, पद्मावती। और क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का जौहर कौन सा रहा। दिल्ली सल्तनत का पहला जौहर था जी पद्मावती। कौन सा था, पद्मावती का पहला जौहर था। किसका, दिल्ली सल्तनत का। पद्मावती पे तो एक मूवी भी आई हुई थी, मूवी भी आपने देखी होगी, उसमें देखा कि किस प्रकार से क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। जौहर का मतलब क्या होता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए जीते जी क्या करना, आग में प्रवेश कर जाना, यही क्या होता है, जौहर होता है। और अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी क्या कर जाता है जी, विजय प्राप्त कर लेता है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ पे मेवाड़ विजय हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो अब यहाँ पे क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी करेगा जी कुछ वर्क, और वो वर्क कौन से हैं, अगर उनकी हम बात करें तो चित्तौड़ का नाम क्या करता है, चित्तौड़ का नाम चेंज कर देता है खिज्जर खां के नाम पर। क्या करता है, खिज्जर खां के नाम पर। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, खिज्जर खां है। और खिज्जर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम चेंज कर देता है, और नाम रख देता है क्या, खिजराबाद रखा गया। क्या रखा गया जी, खिजराबाद रखा गया। और खिज्जर खां को सौंप कर दिल्ली वापिस आ जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ये बयान भी हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के अभियान देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कितने इंपॉर्टेंट अभियान हैं और क्या क्या इसने अभियान चलाए हैं। तो एक बार फटाफट से इसको लाइक शेयर
और कमेंट कर दीजिए। और फटाफट से जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद है मुझे सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट करना चाहता है, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है कि आज भी हम अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, इसका एक अभियान और पढ़ लेते हैं अभी हम, मालवा विजय का अभियान। जी, मालवा विजय अभियान की तरफ ध्यान दे लीजिए। अब अगला जो अभियान था वो कौन सा था? वो था मालवा अभियान। मालवा पर शासन करने वाला महलक देव। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, मालवा का शासक कौन था? जी, मालवा का शासक था महलक देव। कौन था? महलक देव था। मालवा अभियान कब चलता है? जी, मालवा अभियान चलता है जी 1305 में। एवं उसका सेनापति हरनंद, उसका एक सेनापति था जी, किसका? महलक देव का हरनंद, जिसको कोका प्रधान भी बोला जाता था, एक बहादुर योद्धा था। उसकी बात करें हम 1305 में अलाउद्दीन की, 1305 में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में, कहाँ का सूबेदार की बात कर रहा है जी? ये आइन उल मुल्क कौन है? ये मुल्तान का एक सूबेदार है जी, के नेतृत्व में एक सेना को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों के संघर्ष में महलक देव उसका दरा नगरी चंदेरी आदि को जीतकर महलक देव और उसका सेनापति हरनंदन क्या हो जाता है? मारा जाता है जी। तो जो मुल्तान का सूबेदार था आइन उल मुल्क, इसके नेतृत्व में क्या चला था? मालवा पर एक अभियान चला था जी। कब चला था जी? 1305 में चला था। मालवा का शासक कौन था? महलक देव था। और इस अभियान के अंदर महलक देव और उसका सेनापति हरनंदन की क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है, वो दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद फिर बात करें हम, नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, दारा नगरी, चंदेरी आदि को जीतकर मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। 1308 में अगर एक अभियान और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1308 की अगर हम बात करें तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। 1308 में अभियान कहाँ पे चलाता है? ये सिवाना पर अधिकार करने के लिए। मालवा और सिवाना दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंत वह मारा गया। कमलादुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया गया था। तो मालवा विजय 1305 की और सिवाना अधिकार किसकी हम बात करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे जी सिवाना अधिकार। सिवाना अधिकार की बात करें, सिवाना का जो शासक था वो कौन था? वो था शीतल देव जी। कौन था? शीतल देव। ये क्वेश्चन आपको बड़े फैक्चुअल है। ये जो अभियान है, मालवा का अभियान, जैसलमेर का अभियान, सिवाना का अभियान, गुजरात अभियान, ये सारी की सारी चीजें आपको बुकों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि बुकों में सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अगर हम बात करें 10 या 20% ही कंटेंट आपको बुकों में मिलेगा। लेकिन बुक की अगर हम बात करें, जो आपकी बड़ी ही कुछ फेमस बुक हैं, उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जिसको हर बच्चा, मतलब जिसको जो तैयारी कर रहा है, वो हर बच्चे के पास 99% क्या होती है, वो बुक अवेलेबल होती है जी। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो बुक आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकती जी। जीएस का अगर जीएस में अगर स्कोर चाहिए तो जीएस में क्या करना पड़ेगा? खुद के जी नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब तक जीएस के खुद के नोट्स नहीं बनेंगे तो जीएस में तो क्या, किसी भी सब्जेक्ट में हम महारत हासिल नहीं कर सकते। और खासकर जीएस की बात करें तो जीएस में तो बिना खुद के नोट्सों का क्या है, काम चलने वाला है ही नहीं जी, बात नहीं बनेगी। तो के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करने वाले हैं, आज के सेशन को हम यहीं पे रोकने वाले हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अभी लंबा चलने वाला है, तो आज के सेशन में इसको पूरा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज का सेशन यहीं पर रहेंगे। और फटाफट से कमेंट कर दीजिए, किसी को कोई डाउट है, कोई इशू रहता है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को देख रहा होगा बाद में,
वो क्या कर लीजिए जी, वो इस पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ जी ये हमारा डाउट है। हम आपके क्या करेंगे, जो आने वाला हमारा सेशन होगा उसमें सारे के सारे हम आपके डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।